हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग सब। मैं आ गया, आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका एजुकेटर CACS शांतम गुप्ता, आपके डिफरेंस बिटवीन के पार्ट नंबर 2 में। जरूर कुछ अलग दिख रहा होगा ना स्क्रीन में, बताना जरूर कमेंट में अलग क्या दिख रहा है, देखूं कि आप लोगों की बारीकियों को पकड़ने की नजर कितनी तेज है। ठीक है, ये देखना चाहूंगा। आई होप डिफरेंस बिटवीन का फर्स्ट वीडियो होप क्या देख ही लिया मैंने, पूरा एंजॉय किया है आपने धकाधक। अब आते हैं डिफरेंस बिटवीन के दूसरे वीडियो में, और अब बात करते हैं जो स्पेसिफिकली रोक के रखा है मैंने, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को। और क्यों रोका है उसके पीछे रीजन था। अब कल क्या था कि वीडियो काफी बड़ा हो जाता, इसलिए मैंने उसको रोक लिया। मैंने बोला भाई कल आराम से निश्चिंती से करूंगा, रिकॉर्ड करके फाड़ दूंगा, वैसा वाला हिसाब। तो आते हैं सर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, भारतीय कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, और इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, इसमें काफी डिफरेंस बिटवीन है, बाद में एंड में हम बता देंगे इंपॉर्टेंट कौन से। सबसे पहले अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या अंतर होता है। वैसे तो ये डिफरेंस बिटवीन हम एक्सपेक्ट नहीं करते आने का, बट ICAI ने वॉइड और वॉइडेबल भी पूछ रखा है, सो यू नेवर नो। तो इसमें मेरा भाई है नकुल, ठीक है, तो उसका मैं एक्रोनिम यूज करता हूं कि नकुल अकाउंट्स पढ़ाता है ना, तो नकुल टीचेस SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड। नकुल टीचेस SLM, नकुल को जाके बता देना शांतम सर ने आपके ऊपर एक्रोनिम बनाया, नकुल टीचेस SLM। ठीक है, तो नकुल टीचेस SLM में बेसिकली है क्या, नकुल N स्टैंड्स फॉर नेचर, ठीक है, S स्टैंड्स फॉर स्कोप, L स्टैंड्स फॉर लीगल ऑब्लिगेशन, M स्टैंड्स फॉर मीनिंग। नकुल टीचेस SLM, नकुल भाई SLM पढ़ाए, नकुल भाई SLM पढ़ाए, नकुल भाई SLM पढ़ाए। ठीक है, तो सबसे पहले मीनिंग। अग्रीमेंट क्या है सर, एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस जो एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन फॉर्म करता है, एन ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस विद अ कंसिडरेशन इज एन अग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट क्या है, अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट, कि उसमें कोर्ट ले जाने का हक भी होना चाहिए। सर जो अग्रीमेंट टर्म है वो काफी वाइडर है। जो स्कोप की बात करें तो अग्रीमेंट का स्कोप काफी वाइड है, क्योंकि अग्रीमेंट में सोशल अग्रीमेंट और लीगल अग्रीमेंट दोनों इंक्लूड होते हैं। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट का स्कोप काफी नैरो है। क्यों नैरो है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ उन्हीं चीज को कवर करता है जो लीगल है एंड एनफोर्सिएबल बाय कोर्ट है। मेरे दोस्त ने बोला चल भाई पिक्चर देखने चलते हैं, मैं नहीं गया, वो भी एक सोशल अग्रीमेंट है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ठीक है, लीगल ऑब्लिगेशन, सर अग्रीमेंट कोई लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट ही नहीं करता, क्योंकि अगर सोशल अग्रीमेंट्स हैं तो नॉट ऑल अग्रीमेंट्स क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। आप सामने वाले को पकड़ के कोर्ट लेके जा ही नहीं सकते। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में लीगल ऑब्लिगेशन होना जरूरी है। इनफैक्ट उस चीज को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए उसमें लीगैलिटी होना ही चाहिए। इसलिए लास्ट वाला आता है नेचर का डिफरेंस, दैट ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर डेफिनेटली अग्रीमेंट्स। ठीक है, अच्छा वॉइड और वॉइडेबल में क्या डिफरेंस है ये तो वो डिफरेंस बिटवीन है जो भैया एग्जाम में भी आ चुका है, MTP में भी आ चुका है, RTP में भी आ चुका है। वॉइड और वॉइडेबल में डिफरेंस क्या होता है, मी इज गिविंग CPR, एक कल भी CPR का था, ठीक है, सेल और बेलमेंट का, और ये दूसरा है मी इज गिविंग CPR, ये है वॉइड और वॉइडेबल का। मी इज गिविंग CPR, तो CPR से आपके दो हैं, CPR से एक है सेल और बेलमेंट का, और दूसरा CPR से है वॉइड और वॉइडेबल का, मी गिविंग CPR। तो मी में M फॉर मीनिंग, E फॉर एनफोर्सेबिलिटी, ठीक है, CPR में C इज कॉज, P इज परफॉर्मेंस, R is right, CPR. So me giving CPR, M for meaning, E for enforceability, C for cause, P for performance, R for right, me giving CPR. अच्छा void का मतलब क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट void तब होता है, ठीक है, ceases to be enforceable by law, जब वो stops to be enforceable by law हो जाता है तब वो void होता है। मतलब अब वो कोर्ट में enforce नहीं हो पाएगा। जो voidable होता है जिसका विच इज एनफोर्सिबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज, मतलब इसमें जो हर्ट पार्टी होता है सिर्फ वही कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करा सकता है, मतलब जो दुखी आत्मा है। जनरली वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स वो होते हैं जिसमें फ्री कंसेंट नहीं होता, जोरू जबरदस्ती से हुआ होता है, जोरू नहीं जोर जबरदस्ती से हुआ होता है। जैसे अगर कालरा सर जैसे कि क्रिमिनल थे पहले, ठीक है, तो कालरा सर किसी को गला पकड़ के उसकी बीवी को उठा के सामने वाले को बोल रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देने के लिए,
तो ये कॉन्ट्रैक्ट सामने वाले के लिए वॉइडेबल है। वॉइडेबल मतलब उसका हक है कि वो हर्ट है इस कॉन्ट्रैक्ट में, सिर्फ वही कोर्ट जा सकता है। लेकिन वॉइड, जैसे कि इम्पॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है, रिया जी ने काल रत्न से शादी करने का प्रॉमिस किया, लेकिन फिर रिया जी ने कहीं और शादी कर ली, वॉइड हो गया, ठीक है, अब हो ही नहीं सकती शादी काल रत्न के साथ, ठीक है। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो होता है, एक्चुअली तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता नहीं, अग्रीमेंट होता है, विच इज नॉट एनफोर्सेबल। वॉइडेबल क्या है, एक आदमी कोर्ट जा सकता है, जो हर्ट पार्टी वो जा सकता है, ठीक है। यही चीज ये बोलता है एनफोर्सेबिलिटी में, वॉइड कैन नॉट बी एनफोर्स्ड एट ऑल, कोई नहीं कर सकता, लेकिन यहां पर एनफोर्स किया जा सकता है हर्ट पार्टी द्वारा। अग्रीव पार्टी लिखा है, आप अंडरलाइन करके हर्ट पार्टी लिखते, हर्ट पार्टी द्वारा। अच्छा, अब आया सर कॉज। अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड ड्यू टू चेंज इन लॉ और चेंज इन सर्कमस्टेंसेस बियॉन्ड द कॉन्टेम्पलेशन। कॉन्टेम्पलेशन मीन्स कंट्रोल ऑफ द पार्टी। मतलब कहने का क्या है, अगर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कब होता है, जब कानून बदल जाए। जैसे पहले था कि लिकर बेचने के लिए लाइसेंस कंपलसरी है, फिर क्या हुआ, लाइसेंस कैंसिल कर दिया, मतलब लिकर बेचने के लिए पहले बोला था लाइसेंस कंपलसरी है, फिर लॉ चेंज हुआ, ठीक है, लॉ चेंज हुआ, अब क्या है, लिकर बेचने के लिए लाइसेंस, पहले नहीं था कंपलसरी, अभी बोल दिया लिकर बेचने के लिए लाइसेंस कंपलसरी है। तो जितने लोग बिना लिकर के लाइसेंस बेच रहे थे, अब क्योंकि चेंज इन लॉ हो गया तो ये अवॉइड हो गया उनका हक। या जो लोग पहले पाकिस्तान के साथ ट्रेडिंग कर रहे थे, अब पाकिस्तान को एलियन एनिमी डिक्लेयर कर दिया तो उसके साथ ट्रेडिंग खत्म, रिलेशंस ओवर, मैटर क्लोज, ठीक है। अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इफ द कंसेंट ऑफ द पार्टी वॉज नॉट फ्री। अगर जोर जबरदस्ती से सामने वाले का कंसेंट लिया, ही बोला ना, ये आता है यूनिट नंबर 3 में, अगर आपको याद हो तो। अभी उनके भी डिफरेंस बिटवीन आएंगे, इसमें फ्रॉड आता है, कोर्शन आता है, मिसरिप्रेजेंटेशन आता है, मिस्टेक आता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस आता है, ठीक है, कफम। तो ये सारे के सारे जो है ना, ये सब के सब आपके कॉज होते हैं वॉइडेबल के। नेक्स्ट, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सर वॉइड तो परफॉर्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि तो वॉइड है ना, इम्पॉसिबल हो गया तो हो ही नहीं सकता। लेकिन वॉइडेबल में अगर जो अग्रीव्ड पार्टी है वो कुछ नहीं करता तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा और फिर वो परफॉर्म होके रहेगा। जैसे मैं एक सिंपल सी बात बताता हूं, ठीक है, समझना मेरी बात को। एक पार्टी है, ठीक है, उसका एक घर है, ठीक है, दूसरे बंदे ने उससे ये घर छीन लिया, ठीक है, और इसके बदले में उसके बैंक में जबरदस्ती 1 लाख रुपए डाल दिए, वैसे गुंडा मवाली लोग करते हैं। फिर इस आदमी ने ये घर किसी और को सेल कर दिया। आज इस बात को 3 साल हो गए। एज पर लिमिटेशन एक्ट इट इज टाइम बार्ड। अब 3 साल बाद क्या ये आदमी इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करा सकता है? नहीं सर, ये कॉन्ट्रैक्ट अब वैलिड है, अब ये वॉइड हो भी नहीं सकता, क्योंकि आपका जो सफिशिएंट टाइम था वो खत्म हो गया। और मैंने पहले भी बोला है आपको, वॉइडेबल कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता है? जो वॉइड बन सकता है आपके ऑप्शन पर। तो आपने अगर अपना ऑप्शन नहीं आजमाया तो कोर्ट में बैठा हुआ जो जज है बेटा, उसके नजर में एक जमीन थी जिसको एक आदमी ने दूसरे आदमी को बेच दिया 1 लाख रुपए में। वो बंदा जो वहां बैठा है उसको तो बस यही दिख रहा है ना, उसके अलावा तो कुछ दिख ही नहीं रहा, तो वो तो इसी के बेसिस पर एक्शन ले रहा है, और कुछ तो दिख ही नहीं रहा ना उसको। तो द पार्टीज हुज कंसेंट वाज नॉट फ्री हैज द राइट टू रिसाइंड द कॉन्ट्रैक्ट विद इन रीजनेबल टाइम। इफ सो रिसाइंड इट बिकम्स वॉइड। अगर कैंसिल कर दिया तो वो वॉइड हो जाता है, अगर रिसाइन नहीं किया तो वो जिंदगी भर वैलिड रहे। लेकिन वॉइड में ऐसा कोई ग्रांट नहीं मिलता। वही मैं समझा रहा हूं कि अगर यहां पर आके ये जिस आदमी की प्रॉपर्टी जबरदस्ती लिया, अगर इसने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कराया ना बेटा कोर्ट जाके, तो ये कॉन्ट्रैक्ट आजीवन वैलिड रहेगा। फिर वो जो गुंडे ने प्रॉपर्टी छीनी वो भी वैलिड है,
और जो बाकी को बेचा वो भी वैलिड। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा है लेकिन उसने तो गलत तरीके से लिया। अरे कोर्ट को सही गलत से मतलब नहीं है, कोर्ट को मतलब है प्रूफ से। आप कानून के पास गए नहीं तो कानून आपके पास थोड़ी ना आएगा पूछने के लिए वैलिड है कि नहीं, है ना। आज मेरी जमीन पर उन्नाव में गुंडा राज है, ठीक है, कानून को थोड़ी ना पता है वो है। अगर हमको दिक्कत है तो हमको ना कानून जाना पड़ेगा। जो आदमी बाहर से देखेगा उसको क्या लगेगा, शांतम सर ने खुद इन लोगों को रखा है अपनी जमीन पर। समझे बात को। आओ अब आते हैं सर वॉइड और इलीगल। वॉइड और इलीगल का एक्रोनिम बहुत अच्छा है, सपना। सपना टूटा है पर दिल नहीं टूटा है, हाँ थोड़ा दर्द हुआ मगर चलता है। आइए, सपना टूटा है, सपना, ठीक है। तो आइए सर, वॉइड और इलीगल में क्या फर्क है। देखो सर, सबसे पहली बात, वॉइड अग्रीमेंट इलीगल हो ये जरूरी नहीं है। जैसे सब सिंपल समझाता हूं, ये है आदि सर, सॉरी सॉरी, ये है आरके जी सर, ये है रिया जी, ठीक है। अब होता क्या है, इन दोनों की शादी की बात चल रही है। शादी के मंडप में पहुंचते पहुंचते रिया जी का पैर में ये क्या बोलते हैं, कारपेट में पैर फंसता है, रिया जी गिरती हैं, रिया जी की डेथ हो जाती है। अब क्या ये शादी हो पाएगी? नहीं। क्यों? क्योंकि ये शादी हो गई इम्पॉसिबल। अब इम्पॉसिबल हो गई तो वॉइड हो गई। अब ये इलीगल थोड़ी ना है भाई, इसमें इलीगल क्या है, इलीगल तो नहीं है। तो हर चीज जो वॉइड हो वो इलीगल हो वो जरूरी नहीं है, लेकिन हर चीज जो इलीगल होगी वो हमेशा वॉइड होगी। illegal agreement is always void because it cannot be enforced in court. ड्रग्स स्मगलिंग, वेपन आर्मरी, ये सब चीजें सर कोर्ट में, टेररिज्म, ये सब कोर्ट में एनफोर्सेबल थोड़ी ना है। प्लस वॉइड अग्रीमेंट इज नॉट फॉरबिडन अंडर लॉ। अरे क्योंकि वो पता ही नहीं चलता ना। अरे कोई अग्रीमेंट वैलिड है, किसी दिन इंपॉसिबल हो गया तो वॉइड हो गया, अब उसको कैसे लिखे लॉ में ये अलाउड नहीं है। अरे वो तो एक वैलिड चीज थी, बस इनवैलिड हो गई। जैसे सर एकदम सिंपल सी चीज है, आपको आईसीआई ने बोला कि 2 मार्च तक फॉर्म फिलअप अलाउड है, आपने 2 मार्च को फॉर्म डाला लेकिन पेमेंट नहीं कटी आपके उससे, तो अब वो वॉइड हो गया आपका एग्जाम देना। तो ये क्या इलीगल हो गया क्या? नहीं। फॉरबिडन बाय लॉ हो गया? नहीं। लेकिन जो इलीगल अग्रीमेंट है वो फॉरबिडन बाय लॉ है। मतलब तू क्या बोल रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा भाई। से बोल रही पागल मेरे आर फॉरबिडन अंडर लॉ। नेक्स्ट आया पनिशमेंट। सर पनिशमेंट का क्या मतलब है? वॉइड के केस में पार्टीज आर नॉट लायबल फॉर एनी पनिशमेंट। वॉइड के केस में जो पार्टीज होती है ना वो किसी पनिशमेंट के लिए लायबल नहीं होती। लेकिन इलीगल में आपको वेपन डील करते हुए, अभी ये जो टेररिज्म का अटैक हुआ पालगाम में, मोदी जी ने बोल दिया आप लोग निश्चिंत रहें, जस्टिस मिलेगी। तो ये अभी देखो भाई 63,000 करोड़ की 26 राफेल जेट्स का ऑर्डर अभी क्लोज किया है रशिया के साथ मोदी जी ने। 26 राफेल जेट्स का 63,000 करोड़ का। इतने में तो एक डील हुई है, इतना तो पूरा का पूरा बजट है पाकिस्तान का। पार्टीज टू इलीगल एग्रीमेंट्स आर लायबल फॉर पनिशमेंट। नेक्स्ट भाई, तुमने कौन सा बैच परचेस किया, इंडिविजुअल परचेस किया, क्या परचेस किया, थोड़ा आगे पीछे कुछ बताओगे? अब आया सर कोलैटरल एग्रीमेंट। देखो सर, वॉइड का जो कोलैटरल एग्रीमेंट होता है वो वैलिड भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल इस शादी में जो पंडित आया था उसकी दक्षिणा शादी कराने से रिलेटेड थी, लेकिन शादी तो हो नहीं पाई। तो क्या पंडित जी को पैसा नहीं दिया जाएगा क्या?
पंडित जी को तो आपको पैसा देना ही पड़ेगा क्योंकि वो तो वहां आए हैं ना। कौन सा कोर्स परचेज किया, लिंक भेजो इधर। ठीक है, वो तो यहां आए हैं ना, उनको तो ये देना पड़ेगा। वो तो यहां आए हैं। आइए, अग्रीमेंट्स कोलैटरल टू इलीगल अग्रीमेंट्स आर ऑलवेज वॉइड। ये तो सबसे बढ़िया बात है। वो अग्रीमेंट जो कोलैटरल अग्रीमेंट से रिलेटेड है वो हमेशा वॉइड होगा। अग्रीमेंट्स कोलैटरल टू इलीगल अग्रीमेंट्स आर ऑलवेज वॉइड। ठीक है, क्योंकि सर देखो, अगर मैं वेपन्स की डीलिंग कर रहा हूं तो ये पहला वाला तो इलीगल है। अब इससे जो पैसा मिला उससे मैंने एक स्कूल खोला, ठीक है, और स्कूल में टीचर्स को पेमेंट कर रहा हूं तो ये भी वॉइड है। क्योंकि सर एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। ठीक है, आइए, तो वॉइड का जो रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वैलिड होगा, लेकिन इलीगल का जो रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट होगा वो हमेशा वॉइड होगा। ऑफर एंड इन्विटेशन टू ऑफर। ठीक है, इसका एक्रोनिम बहुत सही है, खुल जा सिम सिम। सिम, SIM। क्या बोलता है सर, देखो कितना बढ़िया एक्रोनिम है, सिम। ये छोटे छोटे डिफरेंस बिटवीन ना 3 नंबर के क्वेश्चन में आ सकते हैं। ठीक है, तो ये छोटे वाले को घबरा के इग्नोर नहीं करना, फिर हम लास्ट में बता देंगे कौन से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आया ऑफर। ऑफर क्या है? ऑफर एक फाइनल विलिंगनेस है ऑफरर की, जो ऑफरर सामने वाले को देता है कि भाई आ जाओ साथ में काम करते हैं। इनविटेशन टू ऑफर क्या है? ये इसमें फाइनल विलिंगनेस नहीं है। ठीक है, यहां पर सामने वाले को बुला रहे हैं कि आओ नेगोशिएट करते हैं। ठीक है, यहां पर अब सामने वाली पार्टी को बुला रहे हो ऑफर देने के लिए। ठीक है, अब बात आती है इंटेंशन ऑफ द पार्टी। सर ऑफर के केस में एक पर्सन है हु मेक्स द स्टेटमेंट। ठीक है, जो आदमी बोल रहा है उसका इंटेंशन है, वो आपको बुला रहा है। ठीक है, वो आपको ऑफर दे रहा है कि भैया आओ हम करते हैं काम साथ में मिलके। इनविटेशन टू ऑफर में, ठीक है, वो आपको सिर्फ नेगोशिएशन के लिए बुला रहा है। इनविटेशन को एक्सेप्ट करने से ऑफर नहीं बन जाता वो एक्सेप्टेंस का। इट्स जस्ट एन इनवाइट। ठीक है, कि भैया आओ, जैसे कि एक IPO, जैसे कि कोई आपको अपनी शादी में बुलाता है, नहीं आओगे तो केस नहीं कर देगा आपके ऊपर। और सीक्वेंस याद रखना, पहले इनवाइट आता है फिर ऑफर आता है। ठीक है, जैसे IPO में आप पहले शेयर्स के लिए अप्लाई करते हो, कोई गारंटी थोड़ी ना आपको शेयर मिलेगा। हमको कितनी बार रिफ्यूज किया IPO में। IPO में अगर उन्होंने बोला कि भैया आप अप्लाई करिए, उन्होंने इनवाइट दिया, आपने इनवाइट को एक्सेप्ट करके अप्लाई किया। अब अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ठीक है चलो आपको दिया, अब आपके पास अपॉर्चुनिटी है, वहां से कहानी आगे बढ़ेगी। इवन इसका ये भी एग्जांपल याद रखना कि आप किसी स्टोर में गए, वहां पर बहुत सारे कपड़े लगे हुए हैं शोरूम में। ठीक है, आपने कोई 1-2 कपड़ा उठाया और आप लेके बिलिंग काउंटर पर गए। अगर सामने वाला आपको रिफ्यूज कर दिया, नहीं सर इस प्राइस पे नहीं देंगे, आप कोई एक्शन नहीं ले सकते उसके अगेंस्ट, बिकॉज वहां पर वो जो कपड़ा टंगा हुआ है ना, इट्स जस्ट एन इनवाइट कि आओ मुझे खरीदो। इट्स जस्ट एन इनवाइट कि आओ मुझे खरीदो, बस इसीलिए। आओ सर। अब आया सर कोर्शन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस। ठीक है, ये क्या है? इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज से आने वाले NRI को मिलता है बेनिफिट। वाह, ये हमने बनाया था। इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज से आने वाले NRI को मिलता है बेनिफिट। ये बेनिफिट इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के लोगों से ही मिलता है। ये तो Jan 26 का है ना, तो इसकी तो पहली 2-3 क्लास यूट्यूब पर हुई थी ना भाई। पहले की 3 क्लास यूट्यूब पर हुई थी।
एक्रोनिम में है। इंग्लैंड एंड वेस्ट इंडीज से आने वाले एनआरआई को मिलता है बेनिफिट। आई पहला एनआरआई, एनआरआई। कोर्शन और अनड्यू इन्फ्लुएंस, ध्यान से सुनिएगा, बहुत मजा आने वाला है। देखिए कोर्शन में एक फिजिकल फोर्स इन्वॉल्व है, कोई आदमी आपको थ्रेट कर रहा है। देखिए कोर्शन में कोई आदमी आपको धमकाए या कोई आदमी एक्चुअली में आपके साथ गलत करके आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कराए, फोर्स करके आपकी बीवी को उठा लिया या आपकी बीवी को उठाने की धमकी दिया, आपको उठा लिया या आपको उठाने की धमकी दिया, दोनों ही कोर्शन होता है। मतलब थ्रेट टू कमिट अ क्राइम इज ऑल्सो कोर्शन। लेकिन अनड्यू इन्फ्लुएंस में ऐसा कुछ नहीं है। अनड्यू इन्फ्लुएंस में एक आदमी आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, आपके ऊपर मॉरल या मेंटल प्रेशर डाल रहा है, आपको बहला रहा है, फुसला रहा है, बहका रहा है। सर कोर्शन में देयर इज ऑलवेज अ क्रिमिनल एक्शन। हाँ, क्योंकि आप या तो कोई क्राइम कमिट कर रहे हो या कोई क्राइम करने के लिए, कमिट करने के लिए थ्रेट कर रहे हो, या कोई क्राइम कमिट कर रहे हो या कोई क्राइम करने के लिए थ्रेट कर रहे हो। लेकिन अनड्यू इन्फ्लुएंस में नो सच इलीगल एक्ट इज कमिटेड और थ्रेट इज गिवन। यहां पर कोई इलीगल एक्ट कमिट नहीं हो रहा या कोई थ्रेट नहीं दी जा रही यहां पर, ठीक है, क्योंकि सर ये तो इन्फ्लुएंस है ना, ठीक है। बात यही है, यही समझो, क्योंकि ये इंडियन पेनल कोड के अगेंस्ट है, भारतीय न्याय संहिता के अगेंस्ट है, इसीलिए यहां पर जब आप सामने वाले को फोर्स कर रहे हो ना या थ्रेटन भी करोगे तो वो क्राइम हो जाता है। पहले 3 लेक्चर वाईटी पर हुए थे। आई अब बात आई रिलेशनशिप की। इट इज नॉट नेसेसरी दैट देयर मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टी। सर देखो, अगर कोई तुम्हारे साथ इलीगल एक्टिविटी करना चाहता है, तुम्हारे बच्चे को उठाना चाहता है, तुम्हारी बीवी को उठाना चाहता है, जिससे तुम उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लो, तो तुम्हारा उसका रिश्ता होना जरूरी है। ये कोई बात हुई? बिना रिश्तेदारी के वो किडनैप नहीं कर सकता। अब वो आके पूछेगा भैया अब हमारे रिश्तेदार हैं, उसके बाद करेगा क्या? वार्म अप का एक्सेस नहीं मिलेगा ब्रो, इंडिविजुअल में वार्म अप का एक्सेस नहीं होता है। तो फिर वार्म अप करने का फायदा ही क्या हो, जो बच्चा स्टार्टिंग से वार्म अप कर रहा है फिर? अब तुम इंडिविजुअल में लाइव भी लिए हो, इंडिविजुअल में सब लाइव भी देखोगे और तुमको वार्म अप का भी एक्सेस दे देते, जो बच्चा स्टार्टिंग से था वो तो बेवकूफ है फिर। कोई चीज में तो कॉम्प्रोमाइज करो। नेक्स्ट, सम सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन पार्टी इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। कोई तरह की रिलेशनशिप तो पार्टी के बीच में नेसेसरी है। सम सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टी इज नेसेसरी। यूट्यूब पर फर्स्ट 3 लेक्चर पढ़े हैं, उसको देख लो, काम हो जाएगा। सम सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन पार्टीज एब्सोल्युटली नेसेसरी। अनड्यू इन्फ्लुएंस में कोई ना कोई तो संबंध होना चाहिए। सर अगर संबंध नहीं होगा तो तुमको इन्फ्लुएंस करेगा कैसे? आज मैं टीचर की जगह पर बैठा हूं तो मैं तुमको स्टूडेंट की जगह में बात बता सकता हूं या इन्फ्लुएंस कर सकता हूं, ठीक है, इन अ गुड वे, आई मीन कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैं तुमसे एक बड़े ओहदे पर बैठा हूं, तुम मेरे को रिस्पेक्ट की नजर से देखते हो, तुम्हारे मेरे बीच में एक ट्रस्ट है, इसलिए कर सकता हूं। लेकिन अब कानरा सर किडनैपर हैं, वो किडनैप करने के लिए सामने वाले पर ट्रस्ट का पहले थोड़ी ना सोचेंगे, तो सीधा उठा लेंगे घर से, है कि नहीं? आइए, तो एक्सरसाइज बाय हुम, देखो कोर्शन जरूरी नहीं है जो आदमी तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करा रहा है उसी को करना है, वो किसी को हायर भी तो कर सकता है। मान लो अगर मेरे को तुमसे कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कराना है, अब मैं खुद तुमको थ्रेटन करूं, इससे अच्छा मैं कोई तीसरा पार्टी अपॉइंट कर लूंगा, उसको बोलूंगा भाई इसकी बेटी को उठा ले घर से, फिर फोन करूंगा तुमको कि भैया सुनो ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देना। तो कोर्शन प्रोमिसर ही करे, ये जरूरी नहीं है, कोई थर्ड पार्टी भी कर सकता है। लेकिन अनड्यू इन्फ्लुएंस इज ऑलवेज एक्सरसाइज बाय द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। जो पार्टी है कॉन्ट्रैक्ट की वही एक्सरसाइज करेगी। अब आया इन्फोर्सेबिलिटी। द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी। कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट हैज बीन ऑब्टेन्ड। जो भी गलतियां हैं पेपर पर लिखी हैं
उनको इम्प्रूव करिए। हमसे पूछोगे हम भी वही चीज बोलेंगे, ठीक है, पहले बता दिया। अभी एक एक उठा उठा के पेपर हमको भेजेंगे, उसमें लिखा है उसने क्या क्या गड़बड़ हुई है, उसके बाद भी मेरे को भेजेंगे। सेम चीज मेरे से भी सुनना है। चलिए नेक्स्ट, वेयर द कंसेंट इज इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस। लेकिन अगर कभी कंसेंट अनड्यू इन्फ्लुएंस से हुआ है, ठीक है, अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब बहकाना, तो द कॉन्ट्रैक्ट इज ईदर वॉइडेबल। अब यहां पर ना बच्चों को एक पॉइंट नहीं समझ में आता है, सुनो। वॉइडेबल तक तो वो समझ लेते हैं, ये नहीं समझ पाते। और द कोर्ट में सेट इट असाइड और एनफोर्स इट इन अ मॉडिफाइड फॉर्म। देखो सर, बात क्या है, एक आदमी ने दूसरे व्यक्ति को बोला, हर्षद मेहता ने मेरे को बोला कि तू शेयर मार्केट में पैसा लगा, 20% रिटर्न तो हंस के मिलेगा, मैं गारंटी देता हूं। ठीक है, मैं इन्फ्लुएंस हो गया। अब कोर्ट क्या क्या कर सकता है? पहला, अगर मैं सच में पैसा कमा रहा हूं इसमें, ठीक है, या कमाया है, तो कोर्ट बोलेगा कि तुम लोग ये कंटिन्यू करो, ये कॉन्ट्रैक्ट भले ही इन्फ्लुएंस से हुआ है। दूसरे केस में क्या हो सकता है, कोर्ट बोलेगा कि भाई ये तुम गलत तरीके से काम कर रहे हो, तुमको इसको 10% ज्यादा देना होगा, क्योंकि तुम वो चीज प्रॉमिस कर रहे हो जो गलत है। तुम 20% कैसे प्रॉमिस कर सकते हो? इसको पता है इलीगल माना जाता है। एक अश्मिता कौर बोल के है कि अगर आपके पास सेबी का सर्टिफिकेट नहीं है ना, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड का, तो आप ये सब फालतू की शेयर मार्केट एडवाइस नहीं दे सकते। ठीक है, तो कोर्ट क्या कर सकता है, इस 20% को 10% करके मॉडिफाई करके चला सकता है। इसका और एक एग्जांपल देता हूं जो आपको आपकी बुक में है। एक बैंकर ने एक फार्मर को लोन दिया, 1 लाख रुपए का लोन पर फार्मर को बोला गया 2 लाख रुपए चुकाने के लिए विद 6% इंटरेस्ट। ये साफ साफ इन्फ्लुएंस है। 16% इंटरेस्ट, ये साफ साफ इन्फ्लुएंस है। अब कोर्ट इसमें क्या कर सकता है, या तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दे, या कोर्ट बोलेगा भाई तूने 1 लाख लिया है ना, वो तो तेरे को देना पड़ेगा, ये हो गया सेट असाइड। और रिफाइन में क्या बोलेगा, बोलेगा 16% इंटरेस्ट मत दे, तू बस 6% इंटरेस्ट दे। तो ये अनड्यू इन्फ्लुएंस में हो सकता है, लेकिन कोर्शन में कभी नहीं होगा, क्योंकि कोर्शन इलीगल है, वो सीधा अवॉइडेबल है। अरे रुक जा भाई, रुक जा, जब पढ़ाने बैठो कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। पोजीशन ऑफ बेनिफिट्स रिसीव्ड, पोजीशन ऑफ बेनिफिट्स रिसीव, सर क्या होता है बेनिफिट्स रिसीव में, आना इधर। इन केस ऑफ कोर्शन वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज रिसाइंड। अब कॉन्ट्रैक्ट जब कोर्शन के केस में रिसाइन हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, ठीक है, तो जो अग्रीव पार्टी होती है उसको एज पर सेक्शन नंबर 64 जो भी बेनिफिट रिसीव्ड है, ठीक है, हैज टू बी रिस्टोर्ड बैक। जो भी बेनिफिट मिला है उसको सारा बेनिफिट वापस देना पड़ता है, जो भी उसको मिल पाया है। ऑल बेनिफिट्स हैज टू बी रिवर्स्ड, सब वापस करना पड़ता है। आपको सेक्शन 64 में मैंने बताया है, जैसे ही कोई कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है, ठीक है, जैसे ही कोई कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है, जितना बेनिफिट आपने लिया है सारी चीजें वापस करनी होती है। एवरीथिंग नीड्स टू बी रिटर्न, ठीक है, सारी चीजें आपको वापस करनी पड़ती है। लेकिन सही में ये तुम लोग ना मेरा अच्छाई का बहुत गलत फायदा उठाता है, कायदे से ये होना नहीं चाहिए। आइए सेक्शन 64 नेक्स्ट, जब इधर आए बगल में अनड्यू इन्फ्लुएंस में, तो अनड्यू इन्फ्लुएंस में ये कोर्ट का डिस्क्रिशन है। देखो कोर्ट का चॉइस है, या तो वो अग्रीव पार्टी को बोल दे कि बेनिफिट रिटर्न करने के लिए पूरा का पूरा, मतलब मान लो इस केस में वो बोल देगा सामने वाले को कि भैया तुमने 1 लाख का लोन लिया, पूरा 1 लाख वापस कर दो, या पार्ट ऑफ इट बोले कि ठीक है खाली इंटरेस्ट पेमेंट करो। या तो ऐसा भी कर सकता है कोर्ट सुने ही ना इसको, कोर्ट सीधा बोल दे कि भैया खारिज, पूरा 1 लाख रुपए वापस करो, खारिज कर दो। तो देख रहे हो आप, एक चीज नोटिस कर रहे होगे कि अनड्यू इन्फ्लुएंस में कोर्ट जाने के बाद भी काफी ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, क्योंकि वो एक तरह का इलीगल या क्राइम नहीं है ना,
अगर कोई इलीगल एक्टिविटी होती या क्राइम होती तो इतने ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होते। समझ में आई बात? आइए, फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन, ये है करीम, करीम का खाना, जिंदगी है लुभाना। ठीक है, फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन में क्या अंतर है करीम? ठीक है, फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन, करीम, RIM। पहला, इंटेंशन। सर फ्रॉड में जब एक आदमी आपको जो चीज बोल रहा है ना, उसको पता है वो झूठ बोल रहा है, मतलब इट इज मेंट टू डिसीव दी अदर पार्टी। जो आदमी बोल रहा है ना, उसको पता है वो झूठ बोल रहा है। फ्रॉड कभी गलती से नहीं होता, लेकिन मिस रिप्रेजेंटेशन वो गलती से होता है, क्योंकि इसमें जो आदमी बोल रहा है ना, उसको नॉलेज नहीं है फॉल्सिटी की। ठीक है, फिर आया नॉलेज ऑफ ट्रूथ। फ्रॉड के केस में द पर्सन मेकिंग द सजेशन बिलीव्स द स्टेटमेंट एज अनट्रू, वो बिलीव करता है कि यह झूठ है, लेकिन मिस रिप्रेजेंटेशन में वो इसको सच मानता है, ऑल्दो इट इज नॉट ट्रू। अब रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। फ्रॉड में जो इंजर्ड पार्टी है वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है और डैमेज ले सकता है। मिस रिप्रेजेंटेशन में जो इंजर्ड पार्टी है वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकता। ठीक है, सुनो, यहां पर जो इंजर्ड पार्टी है वो कॉन्ट्रैक्ट सॉरी कैंसिल कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करके डैमेजेस ले सकता है। सुनो ध्यान से, मतलब रेप्यूडिएट भी है, डैमेज भी है। लेकिन मिस रिप्रेजेंटेशन में रेप्यूडिएट तो है लेकिन डैमेज नहीं है। मतलब कहने का क्या है सर, समझिए, मिस रिप्रेजेंटेशन में जो आदमी बात बोल रहा है उसको खुद को थोड़ी ना पता है कि वो झूठ बोल रहा है। वो बात आपको बोल रहा है विथ फुल ऑनेस्टी, उसको तो बात की ट्रूथफुलनेस पर भरोसा है। ठीक है, बात की ट्रूथफुलनेस पर भरोसा है। ये आए एक चैट जीपीटी। इनलैंड इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि अमित रेसिडेंट ऑफ मुंबई है। ठीक है, और रोहित रेसिडेंट ऑफ दिल्ली है, पेएबल इन यूएस है, तो हम लोग यही मान रहे हैं कि अमित मुंबई में रेसिडेंट है, उसने मुंबई में ही बना के रोहित को दिया होगा जो पेएबल यूएस में। इट्स एन इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। चलो, मीन्स टू डिस्कवर द ट्रूथ। सर फ्रॉड के केस में आपको जब पता है कि आप फ्रॉड कर रहे हो तो आप हर मुमकिन कोशिश करोगे कि जितना हो सके मैं सच को छुपाऊं। मतलब आपने केयरफुली उसको छुपा के रखा होगा ना। मीन्स टू डिस्कवर द ट्रूथ मतलब सच खोज पाना इतना आसान थोड़ी ना होगा, क्योंकि आपने उसको बढ़िया से छुपा के रखा होगा। लेकिन मिस रिप्रेजेंटेशन में आपको तो खुद ऑनेस्टी लग रहा है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन का स्कैम एग्जाम्पल, मेरे को पता है कि रामदेव बाबा का तेल एकदम फालतू है, लेकिन रामदेव बाबा ने मेरे को बोला आपको 20% कमीशन देंगे, बेचो, और मैं बेचने लगा। दैट इज फ्रॉड। मैंने रामदेव बाबा का तेल खुद लगाया, मेरे बाल उगे, इसलिए मैंने दूसरों को बेचना शुरू किया, क्योंकि मेरे को भरोसा है। हर्ष नाम का एक बच्चा लगाया जो ग्रुप में है, हर्ष शर्मा, अभी चैट जीपीटी में आंसर देख रहा है, वो लगाया, वो टकला हो गया। अब वो मेरे पे बोल रहा है सर आप फ्रॉड कर रहे हो। नहीं, मिस रिप्रेजेंटेशन है, मैं तो उस पर विश्वास कर रहा था। तो मीन्स टू डिस्कवर द ट्रूथ मिस रिप्रेजेंटेशन में हमेशा क्लियरली विजिबल रहता है, हमेशा क्लियरली विजिबल रहता है। ठीक है, सो द पार्टी कैन ऑलवेज प्लीड दैट द इंजर्ड पार्टी हैड द मीन्स टू डिस्कवर द ट्रूथ। ठीक है, आइए,
ओके, अगला आता है सर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, ठीक है, और वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट। देखते हैं सर इसमें क्या है। सर MC स्क्वायर को पब्लिक ने दी पिटाई, तो सिंगर है ना MC स्क्वायर, उसका बनाया था मैंने। MC स्क्वायर को दी पब्लिक ने पिटाई, तो MC 2 बार होगा, हाँ देखो MC 2 बार है, C 2 बार है, ठीक है। तो MC स्क्वायर को पब्लिक ने दी पिटाई, पब्लिक और PI, पाई था पर पाई क्यों ही देगा, इसलिए पिटाई करवा दी, ठीक है। पब्लिक को दी पाई था बट हमने पिटाई करा दिया। PIE है, PIE और MC स्क्वायर से, बाकी सब एडिशनल, ठीक है। तो मीनिंग क्या है सर? सर देखो, जो कॉन्ट्रैक्ट इंश्योरेंस का होता है ना, वो इंडेमनीफाई करने के लिए होता है, इट्स एन इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट, मतलब किसी का नुकसान हुआ तो उसको पे करेंगे। वेजरिंग जो होता है ये तो एक सट्टा है कि आप एक आदमी को प्रॉमिस कर रहे हो कि या तो उसको मनी दोगे या मनी वर्थ दोगे, मनी जैसा मतलब पेमेंट इन काइंड दोगे, मनी इज वर्थ मीन्स काइंड, किसी चीज के होने या ना होने पर। इंश्योरेंस में कंसिडरेशन पहले से फिक्स्ड होता है, क्योंकि आप प्रीमियम देते हो, अगर वो पॉलिसी वैल्यू आ गई तो वो आपको कंपेंसेशन देंगे। लेकिन यहां पर कोई कंसिडरेशन नहीं होता वेजरिंग में, दोनों पार्टी साथ में गैम्बल कर रहे हैं, ठीक है। अब विराट कोहली 100 मारेगा तो हम तेको 200 रुपए देंगे, विराट कोहली ने 100 मार दिया, हमको अब 200 रुपए देना पड़ेगा, हम नहीं मारा तो मैं 200 रुपए लूंगा। तो कोई और कंसिडरेशन नहीं है, सिर्फ पैसा जीतना ही मेन मोटिव है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट, इंश्योरेंस जब आप किसी चीज का कराते हो तो उसमें आपको इंटरेस्ट होता है ना, मतलब वो आपके लिए यूजफुल होती है। जैसे आपने कार का इंश्योरेंस कराया, जरूरी है आपके लिए, बाइक का कराया जरूरी है, इंसान का कराया जरूरी है। लेकिन वेजरिंग में देयर इज नो इंश्योरेबल इंटरेस्ट, मेरे को इवेंट में इंटरेस्ट ही नहीं है। अरे मेरे को विराट कोहली 100 मारे, विराट कोहली की तरक्की हो, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरे को विराट कोहली के 100 मारने में इंटरेस्ट है, क्योंकि मैं जीतने वाला हूं। So there is no property in case of wagering agreement, there is betting on others life and property, दूसरे की प्रॉपर्टी पर, लाइफ पे या प्रॉपर्टी पर या काम पर हम लोग बेट करते हैं। एनफोर्सेबिलिटी, इट इज वैलिड एंड एनफोर्सेबल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस ये वैलिड भी है, एनफोर्सेबल भी है। वेजरिंग वॉइड है और अनएनफोर्सेबल है, ठीक है। अब इंडेमनिटी, सर इंश्योरेंस का इज अ, जैसे बोला ना कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, इन हर तरह का इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होता है एक्सेप्ट लाइफ इंश्योरेंस, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस में आप मरे हुए को वापस नहीं ला सकते, चाहे आप कितना भी पैसा दे दें। और इंडेमनिटी का मतलब ही होता है मेक गुड ऑफ द लॉस, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में हाउ विल यू मेक गुड ऑफ द लॉस? एक आदमी मर के चला गया, तुम उसके लिए पैसा दे दोगे? यहां पर लूजर हैज टू पे अ फिक्स सम ऑफ मनी। प्रीमियम का जब बात आती है तो कैलकुलेशन ऑफ प्रीमियम इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक एंड एक्चुअरियल कैलकुलेशन ऑफ रिस्क। यहां पर देयर इज नो लॉजिकल कैलकुलेशन आर रिक्वायर्ड इन केस ऑफ वेजरिंग अग्रीमेंट। यहां पर वेजरिंग अग्रीमेंट में कोई लॉजिकल कैलकुलेशन की जरूरत नहीं होती है। पब्लिक वेलफेयर, दे आर बेनिफिशियल टू द सोसाइटी। सर इंश्योरेंस जो होता है ना, वो काफी बेनिफिशियल होता है सोसाइटी के लिए। सरकार प्रमोट करती है इंश्योरेंस कराओ, सेविंग है, अपने फ्यूचर का प्रोटेक्शन करो, लेकिन सरकार कभी सट्टा खेलने के लिए नहीं बोलती, ठीक है। तो ये तो पब्लिक वेलफेयर के अगेंस्ट है, पूरा पूरा दिन बैठे हैं, लॉटरी की टिकट खरीद लिया, किस्मत के भरोसे बैठे हैं, ये तो सरकार और इसको डी प्रमोट करती है, इफ दैट इज अ वर्ड। कंटिंजेंट और वेजरिंग में क्या रिलेशन है, ठीक है। अभी इसके पहले कौन सा था? इंश्योरेंस और वेजरिंग। अब आया कंटिंजेंट एंड वेजरिंग। वेजरिंग कांस्टेंट है, पार्टी बदल गई। रन इन डिम लाइट अफेक्ट्स, ठीक है, रन इन डिम लाइट इफेक्ट्स, ठीक है। रनिंग इन डिम लाइट इफेक्ट्स भी कर सकते हैं, बट रन इन डिम लाइट इफेक्ट्स, आप देखना जब सूरज ढलने लगता है ना, तब आप रनिंग के लिए जाओ। तो हमको बचपन में एक अंकल ने क्या बेवकूफ बनाया था, पता है, कोई कोई बातें याद रह जाती हैं बचपन की। तो यहाँ बिल्डिंग के नीचे हम लोग दौड़ रहे थे, रेस लगा रहे थे हम, और हमारे ऊपर एक लौंडा रहता है, उसका नाम है रोहन, ठीक है। अब उसके पापा आए, हम लोग रेस लगा रहे, उसके पापा बोले बेटा रात को मत दौड़ा करो। हम बोले क्यों अंकल? बचपन से इरादा है ये कोई बोले तो पूछेंगे क्यों। क्यों अंकल? तो पता क्या बोलते हैं, तो रात को हवा में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ऑक्सीजन कम हो जाता है, तुम दौड़ोगे
तो जो तुम्हारे फेफड़े की हवा है वो कम हो जाएगी और ऑक्सीजन कम होने की वजह से अटैक आ सकता है। अब बचपन में तो मान लिए हैं, बचपन में तो मान लिए क्योंकि समझ में नहीं आता था कोई चीज। बड़े होते होते समझ में आया कि अंकल ने तो हेवी चूना लगाया है भाई। आदमी कत्था लगाता है, अंकल ने तो चूना लगा दिया है। तो वहीं से ये एक्रोनिम आया, रनिंग इन डिम लाइट इफेक्ट्स। तो बाकी मैंने तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया, ठीक है, कि क्या ये सच में इफेक्ट करता है या नहीं करता। चॉइस इज योर्स, ठीक है। बाकी मेरा तो यही मानना है कि करता है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा। आइए, मीनिंग। सर जो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग, ठीक है। ये किसी चीज को करने या किसी चीज को ना करने पर डिपेंड करता है। ये कोलैटरल इवेंट है। कोलैटरल मतलब रिलेटेड, ये किसी इवेंट के होने या ना होने पर डिपेंडेंट है। जैसे भैया सीए हो गया तो पापा बोले गाड़ी दिला देंगे, बोले सीए नहीं हुआ तो एमबीए कर लेना। तो ये दोनों ही कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन वेजरिंग में यहां पर हम पैसे जीतने या पैसे हारने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। यहां पर कोई कंटिंजेंसी नहीं है, यहां पर कोई कंटिंजेंसी नहीं है। चूहे मारने की दवा खिला दे। वेजरिंग, इट इज अ प्रॉमिस टू पे मनी और मनी इज वर्थ ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। अब आया रेसिप्रोकल प्रॉमिस। सर कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट मे नॉट कंटेन रेसिप्रोकल। हाँ, क्योंकि सर मैं आपको एक प्रोटेक्शन दे रहा हूं, बदले में मेरे को आपसे कुछ नहीं मिलेगा। कंपलसरी थोड़ी ना है कि देयर शुड ऑलवेज बी गिव एंड टेक। लेकिन वेजरिंग में देयर इज ऑलवेज अ रेसिप्रोकल। भाई जीता तो तू 200 रुपए देगा, हारा तो मैं तेरे को 200 रुपए दूंगा। दोनों में ही अनसर्टेन इवेंट है, लेकिन फर्क है कंटिंजेंट में जो इवेंट है वो इवेंट कोलैटरल है, कॉन्ट्रैक्ट दूसरी चीज का है। कॉन्ट्रैक्ट है सीए करने ना, कॉन्ट्रैक्ट है एमबीए करने या ना करने का। कॉन्ट्रैक्ट वो है, वो डिपेंडेंट सिर्फ एक इवेंट पर है, सीए के ना होने पर। तो इवेंट वहां का छोटा हिस्सा है कंटिंजेंट में, और वेजरिंग में तो अनसर्टेन इवेंट ही पूरा इवेंट ही है। विराट की सेंचुरी वही अनसर्टेन है और वही हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि उसके बाद कुछ नहीं होगा, या मैं जीतूंगा या हारूंगा, फिर घर चला जाऊंगा। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में नॉट बी वेजरिंग। सर कंटिंजेंट वेजरिंग नहीं होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन वेजरिंग, ठीक है, इज कंटिंजेंट इन नेचर, क्योंकि इट इज डिपेंडेंट अपॉन एन इवेंट, ठीक है। हर कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वेजरिंग नहीं होगा, क्योंकि उसके साथ कोई दूसरा इवेंट भी रिलेटेड हो सकता है। लेकिन वेजरिंग के अंदर कंटिंजेंसी का नेचर रहता ही रहता है, बिकॉज इट इज डिपेंडेंट अपॉन एन इवेंट विच मे और मे नॉट हैपन। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होते हैं सबसे इजी, वेजरिंग इज सरकार प्रमोट नहीं करता। ये क्या है सर? डॉक्ट्रिन ऑफ मोर्टेलिटी ऑफ लॉस एंड गेन, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ मोर्टेलिटी ऑफ लॉस एंड गेन का मतलब जीतने और हारने के इक्वल चांसेस, ठीक है, और जहां पर आपको सिर्फ जीत या हार से मतलब है। तो वेजरिंग में हर कॉन्ट्रैक्ट इसी हिसाब से बना होता है, सिर्फ जीतने या हारने से मतलब होता है, उसके बदले में क्या आ रहा है क्या जा रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट बेस्ड ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ मोर्टेलिटी ऑफ लॉस एंड गेन, इट इज नॉट बेस्ड, ठीक है, ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ लॉस एंड गेन। उससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई लेना देना ही नहीं, ठीक है। क्योंकि अगर कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के लॉस या गेन से क्या ही लेना देना होगा भाई। अब मैं सीए कर रहा हूं, सीए हो ना हो मेरे को एमबीए करना है, तो उसका कोई डॉक्ट्रिन ऑफ लॉस और गेन से ताल्लुकात थोड़ी ना हो सकता है, ठीक है। अब आया इंडेमनिटी और गारंटी में डिफरेंस, ये तो बड़ा इजी है। द रियल आर्टिस्ट क्रिएट्स परफेक्ट थॉटफुल नोट, ओहो, द रियल आर्टिस्ट क्रिएट परफेक्ट थॉटफुल नोट। इंडेमनिटी और गारंटी में क्या डिफरेंस है? आओ सर पहली बात, इंडेमनिटी में 2 पार्टी होती हैं, गारंटी में 3, क्रेडिटर, डेटर, श्योरिटी। दूसरा सर, इंडेमनिटी में जो इंडेमनीफायर होता है उसकी लाइबिलिटी प्राइमरी और अनकंडीशनल होती है, लॉस होते ही उसको आना पड़ेगा, जितना लॉस हो चुकाना पड़ेगा। लेकिन गारंटी में पहली लाइबिलिटी प्रिंसिपल डेटर की होती है,
डेटर डिफॉल्ट करेगा तो क्रेडिटर आएगा। टाइम ऑफ लाइबिलिटी, इंडेमनिटी में इंस्टेंट जैसे ही इवेंट हुआ वैसे आएगी, गारंटी में बाद में आएगी, पहले प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट करेगा उसके बाद आएगी। ठीक है। पर्पस, सर इंडेमनिटी तो कंपेंसेशन ऑफ लॉस के लिए बना होता है, लेकिन जो गारंटी होता है वो क्रेडिटर को सिक्योरिटी देने के लिए होता है। मतलब सर अगर एक गारंटी कॉन्ट्रैक्ट में सोचो श्योरिटी ना हो तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट हो पाएगा? वो कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं पाएगा। श्योरिटी का एग्जिस्टेंस ही तो उस कॉन्ट्रैक्ट को जिंदा करता है, अगर श्योरिटी है ही नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट होगा ही नहीं। नेक्स्ट, टाइम टू एक्ट, द इंडेमनिफायर नीड नॉट एक्ट एट द रिक्वेस्ट ऑफ द इंडेमनिटी होल्डर। बिल्कुल नहीं सर, इंडेमनिफायर को जरूरी नहीं है इंश्योरेंस कंपनी को जाके बताना कि भैया आग लगी है पैसा दो आके। इफ द इंश्योरेंस कंपनी इज इंटीमेटेड दे विल हैव टू मेक द पेमेंट। लेकिन श्योरिटी तभी पूरा करेगा काम जब प्रिंसिपल डेटर उसको रिक्वेस्ट करेगा पेमेंट करने के लिए। राइट टू सू थर्ड पार्टी, ये बहुत बढ़िया है। देखो सर, इंडेमनिफायर किसी थर्ड पार्टी को लॉस के लिए सू नहीं कर सकता इन हिज ओन नेम, क्योंकि कोई प्रिविटी नहीं है। Thus, a right would arise only if the assignment is in his favor। मतलब क्या है, इंडेमनिफायर जो है, ठीक है, वो उसको तुरंत कॉन्ट्रैक्ट पे परफॉर्म करना है। अब मेरा कहने का ये वाला हम बड़े सिंपल तरीके से समझा सकते हैं। जेठालाल की दुकान है, उसने एचडीएफसी बैंक से इंश्योरेंस कराया। एचडीएफसी बैंक कौन है? जेठालाल की दुकान है गड़ा, और उसने एचडीएफसी बैंक से इंश्योरेंस कराया। तो एचडीएफसी बैंक क्या है? इंडेमनिफायर। और गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स कौन है? इंडेमनिटी होल्डर। अब मेरी बात सुनो, इसकी दुकान में आग छेड़ा ने लगाई, छेड़ा, क्या इसके ऊपर एचडीएफसी केस कर सकता है? नहीं, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कौन कर सकता है? गड़ा कर सकता है। वही बात यहां लिखी है कि इंडेमनिफायर किसी थर्ड पार्टी को सू नहीं कर सकता, ठीक है, वो नहीं कर सकता। लेकिन श्योरिटी, ठीक है, क्रेडिटर के ऊपर भी केस कर सकता है, डेटर के ऊपर भी कर सकता है, अगर उन लोगों ने उसके राइट्स को हर्ट किया तो। इवन दो वो थर्ड पार्टी है फिर भी कर सकता है, उसके पास राइट है। कंपिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट, सर यहां पर तो दो पार्टी हैं और दोनों को कंपिटेंट होना पड़ेगा। यहां पर सर अगर प्रिंसिपल डेटर माइनर भी हो तो चल जाएगा, ठीक है, तो भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, लेकिन श्योरिटी माइनर नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेकंड लाइबिलिटी तो श्योरिटी की होती है ना, तो वो होनी चाहिए। जनरल लियन, पर्टिकुलर लियन, ये बहुत बढ़िया है सर। एक 171 का है, एक 170 का है। सर जनरल लियन वो है जब आपने कहीं गुड्स रखा बिलोंगिंग टू यू, आपके जनरल जो पैसा ड्यू है, जैसे बैंक में मान लो आपका कोई लोन है और साथ में एक एफडी है। अब बैंक ने अग्रीमेंट में लिख के रखा कि अगर आपने लोन का पैसा नहीं दिया तो हम आपके एफडी रख लेंगे। ये बात अग्रीमेंट में लिखी होनी चाहिए। तो बैंक आपके एफडी पर लियन लगा लेगा। लियन मतलब रोक लगा लेगा, आपको एफडी पर इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा और आप पैसा विड्रॉ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन पर्टिकुलर लियन तब आता है और वो ऑटोमेटिक होता है, वो सिर्फ स्पेसिफिक गुड्स पर ही होगा जिस गुड्स को आपने मेरे को पेमेंट में दिया है, जिस पर मैंने कुछ किया है। मान लो आपने गाड़ी मेरे को दी, मैंने गाड़ी के ऊपर रिपोर्ट किया, ठीक है, आपने आपने मेरे को गाड़ी दी, मैंने उस पर रिपोर्ट किया, ठीक है, मैंने रिपोर्ट किया, अब मैंने उसको रिपेयर किया, अब आप मेरे को पैसा नहीं दे रहे, तो मैं क्या कर सकता हूं? अब मैं क्या कर सकता हूं? मैं आपकी उसी गाड़ी को रोक सकता हूं। इट इज ऑटोमेटिक, तुरंत, ठीक है। अब जनरल लियन में क्या आता है? इट कैन बी एक्सरसाइज्ड अगेंस्ट गुड्स इवन विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ लेबर और स्किल। मतलब जनरल लियन आप बिना लेबर और स्किल के भी रख सकते हो। आप बैंक ने एफडी पर क्या स्किल लगाया, लेकिन रोक लिया ना। और देखना सर, जनरल लियन में नीचे लास्ट डिफरेंस बिटवीन में लिखा है कि ये बैंकर लोग ही कर सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलर लियन तभी होगा जब आप उस पर कोई लेबर किए हैं। जैसे सोडी गैराज में जब गाड़ी जा रही है और अगर आदमी पेमेंट करने से मना कर दे रहा है तो सोडी वो गाड़ी रोक सकता है, ऑटोमेटिक है ये। लेकिन बैंक में
जब मैंने एफडी रखी है और फिर लोन लिया है, बैंक एफडी को तभी रोक सकता है जब अग्रीमेंट में लिखा है। तो देखो एग्जांपल में बैंकर लिखा है और यहां पे फाइंडर, बेली, प्लेज, अनपेड सेलर सब कुछ लिखा है। ठीक है। बेलमेंट और प्लेज, सर बेलमेंट और प्लेज में क्या अंतर है? मेनी पीपल रियली कैन प्ले रग्बी रेगुलरली। वाह, मेनी पीपल कैन प्ले रग्बी रेगुलरली। ठीक है। MPR, MRP, CPR, हेलो फिर से CPR बन गया। MRP CPR, MRP CPR फिर से बन गया। ये लास्ट डिफरेंस बिटवीन है बेलमेंट और प्लेज, MRP CPR। ठीक है, MRP CPR। तो बेलमेंट में क्या बोलता है? ट्रांसफर ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस इज बेलमेंट। प्लेज के केस में आप जब ट्रांसफर कर रहे हो एक आदमी से दूसरे आदमी को, तो भाई ये सोच तेरे CPR से 3 हो गए। ठीक है, और 2 तो उसमें बेलमेंट ही है, एक बेलमेंट और सेल, एक बेलमेंट और प्लेज। मतलब बेलमेंट जहां है वहां CPR है। ठीक है, बेलमेंट जहां है वहां CPR है। तो ट्रांसफर ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर इज बेलमेंट। लेकिन प्लेज में एक आदमी अपना सामान दूसरे को ट्रांसफर कर रहा है गिरवी रख के। पार्टी, एक बेलर एक बेली, एक बेलर एक बेली। प्लेज में एक पॉनर एक पॉनी। ठीक है। सर बेलमेंट में क्या आपके पास राइट टू यूज है गुड्स को? हाँ, और वापस लौटा देना है जब हो जाए तब। ठीक है। फिर प्लेज और पॉनी कैन नॉट यूज द गुड्स प्लेज्ड। ओके, कंसिडरेशन की बात करते हैं। द बेलमेंट में बी मेड फॉर कंसिडरेशन और विदाउट कंसिडरेशन। बेलमेंट फ्री में भी हो सकता है, पेड भी हो सकता है। प्लेज इज ऑलवेज मेड फॉर अ कंसिडरेशन। अरे सर प्लेज कभी फ्री में नहीं हो सकता। कोई आदमी मेरे को गोल्ड लोन फ्री में बिना गोल्ड के दे देगा क्या? पर्पस। बेलमेंट में भी मेड फॉर एनी पर्पस, किसी भी पर्पस के लिए हो सकता है। ठीक है, कोई पर्टिकुलर पर्पस होना जरूरी नहीं है बेलमेंट का। लेकिन प्लेज इज ऑलवेज मेड फॉर डिलीवरिंग द गुड्स। ठीक है, उसका पर्पस ये होता है कि आप गुड्स दो, उसके बदले में सिक्योरिटी रख के सामने वाला पैसा देगा। राइट टू सेल द गुड्स, बेलमेंट में आपके पास राइट टू सेल द गुड्स कभी नहीं होता। ठीक है, आप सामने वाले को केस कर सकते हो, लियन कर सकते हो, सामान बेच नहीं सकते। लेकिन प्लेज में अगर वो टाइम से अपनी उधारी नहीं देता है, आप उसका सामान बेच सकते हो। गुड्स को यूज करने का राइट, बेली गुड्स को यूज कर सकता है, लेकिन प्लेजी या पॉनी गुड्स को यूज नहीं कर सकता। यूज नहीं कर सकता है, बेच सकता है। बेली में यूज कर सकता है, बेच नहीं सकता। ठीक है, ओके। सो दैट कंप्लीट्स योर डिफरेंस बिटवीन। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन बता देता हूं, जो सा आपको मतलब जिसमें आपको करना ही करना है और जिसमें आपको कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। आइए, सबसे पहला आया बोल रहे हैं, जो आपको इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन लगेगा वो एक आएगा सर, पार्टनरशिप वर्सेस क्लब, फिर पार्टनरशिप वर्सेस को ओनरशिप। ये छोटे वाले सबसे खतरनाक है। ठीक है, फिर दूसरा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म वर्सेस डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, ये 2, ये 3। उसके बाद यहां पर वॉइड और वॉइडेबल। ठीक है, ऑफर, इनविटेशन टू ऑफर, कंटिंजेंट वेजरिंग। हमको पता नहीं क्यों लग रहा है इस बार कंटिंजेंट का कोई ना कोई तो क्वेश्चन आना चाहिए, बहुत टाइम हो गया। कंटिंजेंट वेजरिंग, तो अगर देखना अगर इसके दोनों हो सके कंटिंजेंट के साथ जो है तो बेटर रहेगा। जनरल लियन, पर्टिकुलर लियन, प्लेज और बेलमेंट, और सब एजेंट और सब्सटीट्यूटेड एजेंट। वैसे तो मैंने इसको इस लिस्ट में डाला नहीं है क्योंकि ये लास्ट बार आया हुआ है, बट वही है कभी कभी रिपीट होता है। बट डिफरेंस बिटवीन हालांकि हमने कभी रिपीट होते हुए देखा नहीं है, बट इसको एक्स्ट्रा की तरह मार्क कर लो एंड जस्ट रेफर टू इट बिफोर गोइंग टू द एग्जाम वंस।
ठीक है। उसके बाद LLC वर्सेस LLP का डिफरेंस, 11 में प्रॉमिसरी नोट वर्सेस बिल ऑफ एक्सचेंज, और 12 में एक और बोलूंगा सेल वर्सेस बेलमेंट। अब ये डिफरेंस बिटवीन आप कर लो, ठीक है। वैसे LLC और LLP इस बार मेरे को नहीं लगता, मेरे को लगता है शायद LLP वर्सेस पार्टनरशिप आना चाहिए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये 12 डिफरेंस बिटवीन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बट एक बार ये वीडियो को एटलीस्ट अगर आप 3 बार देख लो ना, दोनों वीडियो को साथ में, तो आपके एक मतलब इंपॉर्टेंट नॉन इंपॉर्टेंट वाले सब कवर हो जाएंगे एक साथ, ठीक है। चलो सर, अब आज के लिए इतना ही, और आपको कमेंट में बताना है कि आपको क्या अलग दिखा। ये नोट्स मैं पूरे के पूरे अभी भेज देता हूं हमारे भाई हर्ष को, और हर्ष ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट अपलोड कर देगा। आई होप आपको पसंद आया हो वीडियो, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। ये हमारी सीरीज़ का आखिरी वीडियो होगा, और इसके बाद एक और आना है अभी, कुछ खतरनाक तीखी तरार केस स्टडी वाला, तो वो थोड़ा सा बाद में आएगा, अभी नहीं, ठीक है। अभी आज आपका 11 बजे सेशन है, फिर 1 तारीख को फुल डे मैराथन, उसको एनरोल जरूर कर लीजिएगा। बाय बाय, सी यू, टाटा।